जी हाँ, छोटे भाई, तुम्हें सच में बहुत भूख लगी होगी। मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम आधी रात को मेरे कमरे में कैसे दौड़कर आ सकते हो? दीदी, क्या तुम मेरे 0.71 स्कोर का स्क्रीनशॉट डिलीट कर सकती हो? दादी को मत देखने देना। इस समय तुम अपने सामने खड़ी सीईओ की बहन की ओर देखते हो और महसूस करते हो कि सिर में तेज दर्द होने वाला है। तुमने साफ तौर पर उसे अपनी सगी बहन माना था, फिर भी उसने तुम्हें पटाने का हर संभव तरीका आजमाया। यह सब इसलिए क्योंकि 3 दिन पहले जब तुम इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे, तुम्हें अचानक अपने पिताजी का फोन आया। जैसे ही तुमने उठाया, फोन से तुम्हारे पिता की गंभीर आवाज आई। दरअसल तुम्हारे पिताजी पहले ही एक अमीर औरत के साथ जुड़ चुके हैं। पहले मुझे डर था कि इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे तुमसे छिपा कर रखा। अब मैं सच बता रहा हूं, तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस हो। यह सुनकर तुम दंग रह गए। क्या तुम्हारे पिताजी पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके थे? जैसे ही तुम पूछने वाले थे, तुम्हारे पिताजी फिर बोले, अब तुम्हारी सौतेली मां की बेटी तुम्हें लेने के लिए रास्ते में है। सामान पैक करो और अपनी नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर तुम्हारे आगे के सवालों का इंतजार किए बिना फोन काट दिया गया। इससे पहले कि तुम अपने होश में आ पाते, दरवाजे के बाहर से जोर जोर से दस्तक देने की आवाजें आने लगीं। तुम जल्दी से अपने जूते पहनकर भ्रमित होकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, अगले ही पल तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा था जिसने तुम्हारी सांसें रोक दीं। उसके पूरे शरीर से एक ठंडा और अलग थलग आभा मंडल निकल रहा था और दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति तुम्हें घूरता रहा, खाली नजरें तुमसे मिलाए रहा। उसने सीधे तुम्हारा हाथ पकड़ा, बोलते हुए तुम्हें नीचे ले गई। चलो, अंकल लू और मेरी मां को ज्यादा इंतजार मत कराओ। उसकी आवाज बहुत नरम थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से सुखद लग रही थी। कार में बैठने के बाद ही तुम अचानक अपने होश में आए। अपने पास शांति से बैठी उस परी जैसी औरत को देख रहे थे, उसे ध्यान से आंक रहे थे। तुम भ्रमित होकर पूछे बिना नहीं रह सके, क्या तुम आंटी ले की बेटी हो जिसका मेरे पिताजी ने जिक्र किया था? वह संबोधन सुनकर सुवांगवान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर उसने तुम्हें सही किया। मेरा नाम सुवांगवान है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मुझे अब से दीदी कहोगे, समझ गए बच्चे? यह सुनने के बाद तुम सुवांगवान को ऊपर से नीचे तक देखते हो, संतुष्ट हो कि तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अभी तुम बस जल्दी से एक इंटरनेट कैफे ढूंढना चाहते थे और उससे पूछना चाहते थे कि वास्तव में क्या चल रहा है। जैसे ही पनामेरा शहर के कई मोड़ों से गुजरी, वह अंततः एक लग्जरी होटल के सामने रुकी, जहां होटल मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। तुम और सुवान एक डीलक्स प्राइवेट रूम में दाखिल हुए। तुम अंदर बड़ी गोल मेज पर बैठ गए। अपने सामने बैठी आंटी ले को देख रहे थे, जो साफ तौर पर लगभग 40 साल की थीं, फिर भी उनकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। तुम अचानक बोल उठे, तुम्हें मेरे पिताजी में आखिर क्या दिखता है? जैसे ही ये शब्द निकले, लू मिंगुई, जो तुम्हारे बगल में एक महंगी कैजुअल पोशाक पहने हुए थे, उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो जियाना? यह तुम्हारी आंटी ले हैं, अपनी तहजीब का ध्यान रखो। यह सुनकर तुमने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, पिताजी, खुद को ज्यादा मत समझो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं इस चींटी से बात कर रहा था। तुम्हारे पिताजी का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। अगर वहां और लोग मौजूद न होते तो तुम निश्चित रूप से एक कड़ी पिटाई से नहीं बच पाते। तुम्हारी मां का इंतकाल तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हो गया था, इसलिए तुमने अपने पिताजी के साथ विशेष रूप से लंबा समय बिताया। परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच बातचीत करीबी भाइयों की तरह ज्यादा थी। तुम्हारी बातें सुनकर लियू फांगफांग तुरंत जोर से हंस पड़ी। उनकी खूबसूरत आंखें तुम पर टिक गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह। तुम सच में एक दिलचस्प बच्चे हो। अब से तुम और वान भाई बहन होगे। तुम्हें अच्छी तरह से साथ रहना चाहिए। मैंने तुम्हारे पिताजी से सुना है कि तुमने अभी अभी स्नातक किया है और तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है ना? ऐसा होता है कि वोंग वॉनयोंगशिया ग्रुप की जनरल मैनेजर हैं। कल बस उसे सीधे तुम्हारी एंट्री का इंतजाम करने के लिए कहो। इस समय सुवान वॉन ने भी तुम्हारी ओर एक हल्की जान पहचान वाली मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है। ठीक इस समय अच्छे छोटे भाई का मुंह फड़फड़ाने लगा। यंगशिया ग्रुप शहर की एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है और तुम किसी तरह ऐसे ही एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस बन गए। यहां तक कि उपन्यासों में भी एक साधारण भोजन के बाद इतना अपमानजनक कुछ लिखने की हिम्मत नहीं होगी।
तुम्हारे पिताजी और लियू फांगफांग ने तुम्हें सुवांगवान के साथ ज्यादा समय बिताने देने के लिए तुम्हें एक विला की चाबियां सौंपी। फिर उन्होंने एक बहाना बनाया और पहले चले गए। 3 मिनट बाद लग्जरी प्राइवेट रूम के अंदर तुम सच में और नहीं ले सकते थे। स्वानवान को अपनी ओर इतनी गहराई से घूरते हुए देखकर तुम उसके पास झुके। तुमने सावधानी से पूछा, वह दीदी है, क्या हम पहले मिले हैं? तुम मेरे चेहरे को क्यों घूरती रहती हो? तुम्हें दीदी कहते हुए सुनकर स्वानवान के बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक संतुष्ट भाव दिखाई दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक चैट रिकॉर्ड निकाला। इसे मेज पर रखते हुए उसके होंठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। उसने कहा, जब हम ऑनलाइन एक दूसरे पर भड़क रहे थे तो मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्या तुम अपनी बातों में बहुत सख्त नहीं थे? तो अब जब हम असली जिंदगी में मिले हैं तो तुम इतने डरपोक क्यों हो? उन शब्दों ने तुम्हें पूरी तरह से दंग कर दिया। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। अनजाने में तुमने नीचे देखा। अगर तुमने अपने सामने चैट रिकॉर्ड नहीं देखे होते तो ठीक होता, लेकिन एक नजर ने तुम्हारी आत्मा को कॉलेज में वापस शरीर से बाहर डरा दिया। तुम्हारे रोजाना के पार्ट टाइम कामों के अलावा तुम वास्तव में एक ऑनलाइन उपन्यासकार भी थे। तुम फीस कमाने के लिए ऑनलाइन कुछ हल्के उपन्यास लिखते थे। लेकिन 3 साल पहले तुम ऑनलाइन युंजिन जुआन नाम की एक महिला नेटिजन से मिले। वह हमेशा तुम्हें कमेंट करती रहती थी कि तुम अपनी कहानियों में इतने दुखद चाकू से भरे प्लॉट क्यों लिखते रहते हो, और तुमने अनगिनत बार उसके कमेंट डिलीट करने के बारे में सोचा था। फिर भी हर एक बार यह युंजिन जुआन तुम्हें बहुत अच्छी प्रेरणा देती थी और तुम्हारे उपन्यासों में खामियों को सटीक रूप से इंगित करती थी। इसके बावजूद तुम्हें लगता था कि वह एक ऐसी महिला है जिसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब भी उसने तुम्हें एक बार भुनाया, तुम 10 बार पलटवार करते थे। यह प्यार नफरत का रिश्ता पूरे 2.5 साल तक चला। कौन जानता है कि उन सभी बहसों के जरिए भावनाओं का जन्म हुआ था। लेकिन आधा महीना पहले उसने अचानक तुमसे इजहार कर दिया। लेकिन उस समय तुम्हें ऑनलाइन रिश्तों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए तुमने उसे सीधे मना कर दिया। फिर भी जिस महिला को तुम 3 साल से भुना रहे थे वह अब वास्तव में तुम्हारी बहन बन गई थी। तभी तुमने आखिर प्रतिक्रिया दी। स्वानवान मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठी। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे बिखरे हुए बालों को सहलाया। मुस्कुराते हुए, लेकिन बिल्कुल नहीं मुस्कुराते हुए, उसने छेड़ा, बदबूदार छोटे भाई, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर पीस दोगे? अब तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? मुझे बताओ, मुझे तुम्हें कैसे सजा देनी चाहिए? यह सुनकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन फिर तुमने सोचा, अब से तुम दोनों साथ रहने वाले थे। अगर तुम अभी डर गए तो बाद में जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। यह सोचकर तुमने हिम्मत जुटाई और फटने ही वाले थे, अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही तुम उठने वाले थे, सुआनवान को तुम्हारे विचार समझ आ गए। बिना किसी भाव के उसने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर दबाया। जब तुम उठ रहे थे तो उसने सीधे तुम्हें वापस नीचे धकेल दिया। अच्छे छोटे भाई, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं पहले बोर हो गई थी, इसलिए मैंने गई और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। मैंने सेल्फ डिफेंस में मार्शल आर्ट कोच के साथ भी ट्रेनिंग ली। यह सुनकर तुम तुरंत 2 बार अजीब तरह से खांसे। दीदी, मैं पहले बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें पहले ठेस पहुंचाई। कृपया इसे दिल पर मत लेना। यह देखकर कि तुम्हारा रवैया कितनी जल्दी बदल गया, स्वानवान को अंदर ही अंदर हंसी आने लगी। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, क्योंकि यह पहली बार मिलने का दिन था, थोड़ा पीछे हटना बेहतर था ताकि वह इस छोटे भाई को ज्यादा बुरी तरह से न तोड़ दे। चलो, बड़ी बहन तुम्हें नया घर दिखाने ले जाएगी और तुम्हें कुछ और कपड़े खरीद कर देगी। कंपनी में काम पर जाते समय तुम इतने कैजुअल कपड़े नहीं पहन सकते। तुम कुछ अनिच्छा से उसके पीछे पीछे चले। होटल से निकलने के कुछ ही समय बाद स्वानवान तुम्हें एक हाई एंड ब्रांड के कपड़ों के स्टोर में ले गई। उसने उदारतापूर्वक तुम्हें काफी कपड़े खरीद कर दिए। सड़क पर मिलने वाले उन सस्ते कपड़ों के मुकाबले जो तुम पहले पहनते थे, यह एक मस्केट से तोप में अपग्रेड होने जैसा था। तुम्हारी पूरी छवि पूरी तरह से ताजा हो गई थी। कार में वापस आने के बाद स्वान ने एक और ब्लैक कार्ड निकाला और तुम्हें थमा दिया। बदबूदार छोटे भाई, ये तुम्हारी बहन की जेब खर्च है। आगे बढ़ो और इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो। अगर यह काफी ना हो तो बस मुझसे और मांग लेना। लेकिन तुमने कार्ड पर सिर्फ एक नजर डाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। मैं दूसरों के भरोसे नहीं जीता और मैं दूसरों से उधार लिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। क्या ऐसा है? मेरी मां ने कहा कि उन्हें चिंता थी
कि स्नातक होने के बाद तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे खास तौर पर तुम्हें मिलने के तोहफे के रूप में 1 मिलियन देने के लिए कहा। लेकिन लगता है कि मैं ज्यादा चिंता कर रही हूं। कितना? 1 मिलियन? तुम अंदर से पूरी तरह हैरान थे। तुमने अपना गला साफ किया और उसे लेने ही वाले थे, लेकिन स्वानवान ने उसी पल अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके दिल में अचानक तुम्हें छेड़ने की इच्छा जागी। बदबूदार छोटे भाई, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम भीख स्वीकार नहीं करोगे? एक असली आदमी अपनी बात रखता है, तुम इससे पीछे कैसे हट सकते हो? मिलियन को हाथ से फिसलते हुए देखकर तुम घबरा गए। तुमने उसे पकड़ने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। अच्छी बहन, मैं अभी बस तहजीब दिखा रहा था, जल्दी करो और मुझे काट दो। तो तुम दोनों इसके लिए कुश्ती करने लगे। ड्राइवर ने गाड़ी चलाते समय हलचल सुनी और कैजुअल होकर रियर व्यू मिरर में देखा। स्वानवान को इतनी आजादी से मुस्कुराते हुए देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। वह जिस प्रेसिडेंट को जानता था वह कभी भी मुस्कुराना पसंद करने वाली व्यक्ति नहीं थी। तो पिछली सीट पर बैठे इस बच्चे के पास ऐसा कौन सा जादू था जिसने हमेशा ठंडी और अलग थलग रहने वाली प्रेसिडेंट सू को इसमें बदल दिया? पिछली सीट पर एक दौर की गुत्थम गुत्था के बाद तुमने आखिर स्वानवान के हाथ से ब्लैक कार्ड छीन लिया। तुम्हारे चेहरे पर तुरंत एक घमंड भरी मुस्कान आ गई, लेकिन थोड़ी देर की खुशी कम होने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस समय तुम अभी भी स्वानवान को नीचे दबा रहे थे। तुम्हारे शरीर लगभग पूरी तरह से एक दूसरे से सटे हुए थे। किसी लड़की के साथ कभी इतना करीबी संपर्क न होने के कारण तुम एक पल के लिए जम गए। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया, खास तौर पर जब तुमने अनजाने में स्वानवान की नरम त्वचा को छुआ। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही तुम उठने और भागने वाले थे, स्वानवान ने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। वह तुम्हारे कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, बदबूदार छोटे भाई, तुम्हारी अभी की प्रतिक्रिया सच में बहुत प्यारी है। मुझे मत बताना कि तुम्हारे मन में अपनी बहन के बारे में कुछ ऐसे विचार आ गए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। जैसे ही उसने यह कहा, तुमने थूक निगला और जल्दी से पीछे हट गए। अपना सिर खिड़की की तरफ मोड़कर तुमने कहा, तुम्हारे बारे में किसके मन में विचार आएंगे? आधे घंटे बाद तुम मोडू हैंग एस्टेट के एक विला में पहुंचे। स्वानवान पहले ही सफेद पजामा पहन चुकी थी, सोफे पर आधी लेटी हुई थी। गोरी टांगों की एक जोड़ी एक दूसरे पर छड़ी हुई थी। टीवी पर हाल ही में रिलीज हुआ ड्रामा चल रहा था। तुमने अभी अभी एक फोन कॉल खत्म किया था। टीवी की ओर देखा और भ्रमित होकर पूछा, क्या तुमने मेरे फोन पर होने के दौरान फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था? यह लगभग खत्म क्यों होने वाला है? तुम्हें क्या पता, बिंज वॉचिंग का सबसे अच्छा तरीका डबल स्पीड है। क्या तुम मजाक कर रही हो? डबल स्पीड पे कौन देखता है? जल्दी करो और मुझे रिमोट दो। नहीं, बदबूदार छोटे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि पुरुषों को महिलाओं को रास्ता देना चाहिए? जल्द ही लिविंग रूम तुम दोनों की नोकझोंक से भर गया। अगर कोई और होता तो तुम जाने देते, लेकिन 3 साल के इस कट्टर दुश्मन का सामना करते हुए हार मानना बिल्कुल नामुमकिन था। अगली सुबह जल्दी गर्म धूप की एक किरण पर्दों से छनकर आई और तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुमने अनजाने में उसे रोकने के लिए एक हाथ उठाया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए, अजीब छत को घूरते हुए तुम अचानक सीधे बैठ गए। अपने चारों ओर सब कुछ देख रहे थे। एक पल के बाद तुमने खुद को थप्पड़ मारा। दर्द ने तुम्हें एहसास कराया कि कल जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था। उबासी लेते हुए तुम अलमारी की तरफ चले। तुमने कैजुअल होकर फॉर्मल कपड़ों का एक सेट निकाला और बदलना शुरू कर दिया। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए यंगशा ग्रुप जाना था, लेकिन तुम्हारा इरादा सुवॉन, उस बुरी औरत के नीचे काम करने का बिल्कुल नहीं था। तुम इंटरव्यू के लिए सिर्फ दिखावा करने जा रहे थे, जानबूझकर थोड़ा बुरा प्रदर्शन कर रहे थे ताकि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। विला से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर ने रोल्स रॉयस का पिछला दरवाजा खोला। कृपया इधर आइए युवा मास्टर, प्रेसिडेंट सू ने मुझसे तुम्हें कंपनी ले जाने के लिए कहा। कृपया अंदर बैठिए। इस बीच यंगशा ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर जनरल मैनेजर के ऑफिस के अंदर स्वानवान ने तुम्हारी फोटो निकाली और उसे अपने डेस्क पर रखा। फिर उसने शांत होकर कहा, आज ग्रुप में एक इंटरव्यू है, तुम उसे संभालो। इस फोटो में जो व्यक्ति है वह मेरा किसी काम का नहीं छोटा भाई है। वह कुछ भी कहे, उसे सीधे काम पर रख लो। सेक्रेटरी यान, जो कई सालों से कार्यस्थल पर नेविगेट कर रही थीं, तुरंत सुवानवान की बातों के पीछे का मतलब समझ गईं। उन्होंने डेस्क से फोटो उठाई और मुस्कुराई। मैं समझती हूं कि क्या करना है। प्रेसिडेंट सू, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब विदा लूंगी।
सेक्रेटरी के जाने के बाद स्वान वॉन, जो सिर झुकाकर काम कर रही थी, ने अपने होठों को एक सूक्ष्म मुस्कान में सिकोड़ लिया। बदबूदार छोटे भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे उस दिमाग में किस तरह की योजनाएं पक रही हैं? मेरी पकड़ से भागने की कोशिश कर रहा है। अपनी अगली जिंदगी में फिर कोशिश करना। जल्द ही इंटरव्यू का समय आ गया। इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस रूम पहले से ही भरा हुआ था। सेक्रेटरी, जो मुख्य स्थान पर बैठी थी, उसकी तेज आंखों ने उम्मीदवारों को एक एक करके स्कैन किया। बहुत जल्द सबने अपने बायोडाटा सौंप दिए और अपना आत्म परिचय देना शुरू कर दिया। वे या तो विदेशी कुलीन स्कूलों के स्नातक थे या देश के शीर्ष क्रम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के। इंटरव्यू लेने वालों ने अपने हाथों में बायोडाटा देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि वे इस साल अच्छे उम्मीदवारों का एक बैच भर्ती कर पाएंगे। फिर भी सेक्रेटरी यी के चेहरे के भाव कभी नहीं बदले। उनकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाती रहीं, जैसे कि वे किसी चीज का इंतजार कर रही हों। अंततः जब सबने अपना परिचय दे दिया तो सिर्फ तुम बचे थे। एक पुरुष इंटरव्यू लेने वाले ने भ्रमित होकर पूछा, तुम्हारा बायोडाटा कहाँ है? यह सुनकर तुमने घमंड से कहा, मेरे पास वह चीज नहीं है। मैं इंटरव्यू में कभी बायोडाटा नहीं लाता। इतना कहने के बाद न जाने क्यों तुम्हारे अंदर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। तुम्हें इतना अभिमानी हुए काफी समय हो गया था। अगर वे मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो यह सामान्य ज्ञान के खिलाफ अपराध होगा। जैसे ही कई इंटरव्यू लेने वाले तुम्हें कड़ी फटकार लगाने वाले थे, उसी पल सेक्रेटरी तालियां बजाने लगी। बेहतरीन प्रदर्शन, जीनियस हमेशा आम लोगों से अलग सोचते हैं और अनोखे तरीके से काम करते हैं। हमारे ग्रुप को बिल्कुल तुम्हारे जैसे हाई एंड टैलेंट की कमी है। यह सुनकर तुम पूरी तरह से दंग रह गए। दूसरे इंटरव्यू देने वाले भी हैरान थे। वहां बैठे थे और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। बायोडाटा न लाना जीनियस सोच कहलाता था और उसके बगल में बैठे इंटरव्यू लेने वाले सभी अनुभवी पेशेवर थे। सेक्रेटरी यी का रवैया देखकर वे तुरंत कुछ समझ गए। वे भी जल्दी से तालियां बजाने में शामिल हो गए। चापलूसी के इस बौछार ने तुम्हें पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम इतने कमाल के हो। आधे घंटे बाद जनरल मैनेजर के ऑफिस के अंदर स्वान वॉन सिर झुकाकर दस्तावेज पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। तुम अंदर भागे। तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्वान वॉन, तुमने मुझे फंसाया। वह सेक्रेटरी जो तुम्हारे द्वारा व्यवस्थित की गई थी, है ना? क्या तुम सच में मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहती हो? बीच में ही रोक दिया। स्वान वॉन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक कौंधी और उससे दबाव की तेज भावना निकली। एक ठंडी आदेशात्मक आवाज में, जिसने मना करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, उसने कहा, मुझे दीदी कहो। उसकी नजर के नीचे तुम्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। तुमने कमजोरी से पुकारा, दीदी। दीदी? तभी सुवान मान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर वह डेस्क के पीछे से उठी और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तुम्हारे पास आई। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारा सिर थपथपाया और धीरे से कहा, दीदी, तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रही हैं। दीदी तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर तुमने अपने होंठ सिकोड़े। मेरे साथ हैं? ज्यादा तो सुबह 11 बजे। तुम्हारे वर्क स्टेशन पर तुम्हें चिढ़ाने जैसा है। तुम अपने कंप्यूटर पर स्पाइडर सॉलिटेयर खेल रहे थे। तुम्हारे आसपास के सहकर्मी बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। आखिर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सेक्रेटरी के जरिए लाया गया था। हालांकि कोई भी बता सकता था कि तुम अच्छी जान पहचान वाले भर्ती थे। भले ही विभाग प्रमुख आ जाए, वे केवल न देखने का नाटक कर सकते थे। तभी तुम्हारे फोन की स्क्रीन जल उठी। एक संदेश पॉपअप हुआ, आज रात एक डिनर है, काम के बाद मेरे साथ आना। यह संदेश देखकर तुमने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुम्हारे चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान का एक निशान दिखाई दिया। अपना फोन बंद करने के बाद तुमने उसे कैजुअल होकर एक तरफ रख दिया, बस इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जाने के लिए कह रही हो। मैं जाता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई घर में पला हुआ पिल्ला हूं? उसी पल तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे बगल में बैठी महिला सहकर्मी चोरी छिपे तुम्हें घूर रही है। इसलिए तुमने अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा और उससे खुलकर और स्वाभाविक रूप से बात करना शुरू कर दिया। इस बीच जनरल मैनेजर के ऑफिस में स्वान वॉन अपनी डेस्क पर बैठकर अपने कंप्यूटर पर सर्विलांस फीड देख रही थी। वह गुस्से से दांत पीस रही थी। वह नफरत भरा छोटा बच्चा। काम के घंटों के दौरान मेरे संदेशों को अनदेखा करना एक बात है, लेकिन वह अपने बगल वाली महिला सहकर्मी को पटाने की कोशिश भी कर रहा है। बस काम के बाद इंतजार करो,
मैं तब तुमसे निपटूंगी। अंततः शाम के 5 बज गए। काम से छुट्टी का समय। अब और इंतजार करने में असमर्थ, तुम तीर की तरह अपनी सीट से बाहर निकले, जैसे कोई धनुष ढीला हो गया हो। तुम्हारे चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ तुम लिफ्ट में भागे। लेकिन जब तुम पहली मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकले तो तुमने एक आकृति देखी जिसे तुम उस पल सबसे कम देखना चाहते थे। तुम बस मुड़ने और जाने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें वापस बुला लिया गया। तुम रुके, दर्द भरा भाव बनाया और मुड़े। जल्दी आने वाली स्वान वॉन की ओर देख रहे थे। तुमने कहा, हाय दीदी, क्या इत्तेफाक है? क्या तुम्हें भी ठीक समय पर क्लॉक आउट करना पसंद है? स्वान वॉन चलकर आई और तुम्हारे सामने रुक गई। लेक्चर देने वाले अंदाज में तुम्हारा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। काम में सुस्ती और महिला सहकर्मियों को पटाना, और तुमने मेरे संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? इससे पहले कि तुम पलटवार कर पाते, स्वान वॉन ने तुम्हें सीधे एक लग्जरी होटल में घसीटा। तुम्हें लगा कि ये आंटी ले के साथ डिनर है, लेकिन प्राइवेट रूम में दाखिल होने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि अंदर वास्तव में एक अजनबी अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने चश्मा नहीं पहना था और वह स्वान वॉन से थोड़ा मिलता जुलता था। वॉन वॉन, तुम यहां हो? आओ बैठो, काफी समय हो गया है। तुमने अपने पिताजी को एक बार फोन भी नहीं किया। जब सू मिंग चांग ने स्वान वॉन को देखा तो उनके आमतौर पर कठोर चेहरे पर मुस्कान का एक निशान दिखाई दिया। जहां तक तुम्हारे बगल में है, उन्होंने तुम्हें एक नजर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। स्वान वॉन ने तुम्हें खींचकर अपने पिता के सामने बिठाया और धीरे से परिचय कराया। यह मेरे पिताजी हैं। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन अंदर से तुम बहुत हैरान थे। अपने पिताजी के मुफ्तखोर बुढ़े के जरिए तुम वास्तव में सू परिवार के बारे में थोड़ा जानते थे। लेकिन सू वॉन वॉन तुम्हें अपने पिता से मिलवाने क्यों लाई थी? थोड़ी देर बाद तुम उनके बगल में बैठ गए, अपने कान खड़े करके सुन रहे थे और आखिर समझ गए कि सुवान वान के माता पिता का तलाक क्यों हुआ था। उसके पिता ने परिवार के बजाय अपना करियर चुना था। माँ और बेटी को कम उम्र में ही छोड़कर विदेश चले गए थे। अब वह स्वान वान को विकास के लिए विदेश ले जाने के लिए वापस आए थे। 10 मिनट बाद, यह महसूस करते हुए कि समझाना व्यर्थ था, सू मिंग चांग ने एक गहरी आह भरी। वह खड़ा हुआ और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। सू मिंग चांग के जाने के बाद तुम बस सोच रहे थे कि स्वान वॉन को सांत्वना दूं या नहीं, जब तुमने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अचानक दौड़कर आई। उसने अपना सिर तुम्हारी छाती में दफना दिया, दबी दबी सिसकियां लेने लगी। तभी तुम्हें समझ आया कि वह तुम्हें यहां क्यों लाई थी। यह ठीक इसलिए था ताकि ऐसे समय में उसके पास कोई विश्वास पात्र हो जिससे वह अपना ठंडा बाहरी हिस्सा हटा सके। तुम्हें आखिर एहसास हुआ कि उसका दिल कितना नाजुक था, इतना नाजुक कि उसके पिता के बस कुछ ही शब्द उसकी भावनाओं को तोड़ने के लिए काफी थे। लेकिन इस समय तुम्हें अंदाजा नहीं था कि कितना ज्यादा तुम्हारे सामने मौजूद सुवान वान तुम पर निर्भर करती है। 3 साल पहले उस समय की सुवान वान अब की तुलना में काफी कम हंसमुख थी। वह माता पिता के तलाक के टॉर्चर में लगातार जी रही थी, जब तक कि एक आकस्मिक पल में उसकी नजर तुम्हारे लिखे हुए एक हल्के उपन्यास पर नहीं पड़ी। तुमने जो दुनिया बनाई थी वह खूबसूरत थी और प्यार भी खूबसूरत था। वह उस तरह के प्यार के लिए तरसती थी जिसका तुमने वर्णन किया था, वह जो सब कुछ ठीक कर सकता था, सबसे शुद्ध तरह का प्यार। एक शांत रात गुजरी, सप्ताहांत की सुबह। स्वान वान ने अपनी आंखें सिर्फ थोड़ी खोलीं। भ्रमित महसूस कर रही थी क्योंकि वह अजीब छत को देख रही थी। पिछली रात की यादें ज्वार की तरह उसके दिमाग में वापस आ गईं। अंततः ऐसा लग रहा था कि नींद आने के बाद तुमने उसे घर पहुंचाया था। यह सोचकर वह जल्दी से बैठ गई और अपने कपड़े देखने के लिए सिर झुकाया। उसकी आंखों में तुरंत निराशा दिखाई दी। पहली बार उसे अपने आकर्षण पर शक होने लगा। इस समय उसे यह शक और ज्यादा होने लगा कि तुम एक झूठे इंसान हो। निराशा गुजरने के बाद स्वान वान उठी और अपने कपड़े बदलने लगी। वह खुद के साथ बेहद सख्त थी। सप्ताहांत पर भी वह काम करने पर अड़ी रहती थी। जब तक तुम जागे तब तक दोपहर हो चुकी थी। नहाने धोने के बाद तुम सोफे पर बैठकर वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। इससे पहले कि तुम्हें पता चलता, समय 4 बज चुके थे। यह तुम्हारे दोस्त लूटोंग का फोन था। ओल्ड लू, तुम कहां हो? आज रात क्लास रियूनियन है, तुम भूले तो नहीं है ना? तुमने वहां माथे पर थप्पड़ मारा। इन दिनों बहुत कुछ चल रहा था, तुम सच में भूल गए थे। खुशकिस्मती से अभी भी समय था, मैं बस वहां आ रहा हूं। फोन रखने के बाद
तुम अपने कमरे में वापस गए और थोड़ा व्यवस्थित किया, मेज से मासेराती की चाबियां उठाईं और बाहर निकल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद एक जर्जर आवासीय परिसर के बाहर लू टोंगशान सिर पर पट्टी बांधे हुए एक जिज्ञासु बच्चे की तरह लग रहा था। कार के अंदर इधर उधर छू रहा था और चिल्ला रहा था, धिक्कार है, तुमने सच में बड़ा काम कर लिया है यार। तुम अब मासेराती भी चला रहे हो, लेकिन जब तुमने उसके सिर पर पट्टी देखी तो तुम पूछे बिना नहीं रह सके कि तुम्हारे सिर को क्या हुआ, तुम्हें किसने पीटा। चोट के जिक्र पर लू टोंगशान बार बार आह भरने से नहीं रोक सका, जैसे कि किसी अप्रिय चीज को याद कर रहा हो। जब से तुमने मुझे अपने पिताजी के बारे में वह संदेश भेजा है, मैं घर वापस गया, लेकिन मैंने चाहे कितना भी पूछा, मेरे पिताजी यह नहीं मानेंगे कि उन्होंने किसी के माता पिता के साथ संबंध बनाए हैं। अंततः मेरी मां ने सुन लिया। उन दोनों ने पूरे 8 गलियों तक मेरा पीछा किया। तुमने चुपचाप उसे अंगूठा दिखाया। इस बीच हिंग एस्टेट के विला के अंदर अपना काम खत्म करने के बाद स्वान वॉन बिना एक पल की देरी के वापस दौड़ी। उसने मूल रूप से अपनी ऊर्जा रिचार्ज करने के लिए तुम्हें थोड़ा छेड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उसने केवल कॉफी टेबल पर छोड़ी गई गंदगी देखी। उसने लिविंग रूम का सर्विलांस निकाला और उस दोपहर के फुटेज को फिर से प्ले किया जब तुम निकले थे। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने अपनी चाबियां उठाईं और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गई। बदबूदार छोटे भाई, तुम अपनी बहन को बताए बिना ही एक सभा में चले गए। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। इस बीच होटल के अंदर प्राइवेट रूम में मेज पहले से ही व्यंजनों से भरी हुई थी, जिससे एक न रुकने वाली खुशबू आ रही थी। सिर्फ खुशबू ही सबकी भूख बढ़ाने के लिए काफी थी। जैसे ही सब लोग खाना शुरू करने वाले थे, प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। माफ करना सब लोग, रास्ते में ट्रैफिक था, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। एक आदमी डिजाइनर सूट पहने, लाल गुलाब का गुलदस्ता पकड़े, चश्मा पहने अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने लापरवाही से अपनी कलाई पर घड़ी दिखाई। तुम्हारे बगल में, लू टोंगान ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। उस कमीने के परिवार को विध्वंस के मुआवजे के रूप में 5 मिलियन से ज्यादा मिले। वह 2 दिन पहले क्लास ग्रुप में दिखावा कर रहा था, बिना रुके शेखी बघाड़ते हुए 10 से ज्यादा पल पोस्ट किए। जब तुम दोनों बात कर रहे थे, वह कमीना पहले से ही गुलाब पकड़े लू रेयान के सामने खड़ा होने के लिए चल रहा था। उसकी नजर ईमानदार थी और एक स्नेही मुस्कान के साथ उसने कहा, रेयान, मैंने यह खास तौर पर तुम्हारे लिए रास्ते में खरीदा है। मेरे दिल की सबसे खूबसूरत महिला के लिए गुलाब का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता। सीधे सीधे चिकनी चुपड़ी मीठी बातें, इतनी अजीब कि दूसरे सहपाठियों के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल लियू रेयान ने उसके दिए हुए गुलाब स्वीकार कर लिए। उसके गोरे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने अपना सिर तुम्हारी तरफ मोड़ा। उसके चेहरे पर विजेता की मुस्कान थी। उसकी आंखों में उपहास था। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि कॉलेज में तुमने 3 साल तक रेयान का पीछा किया था, फिर भी उसने तुम्हें हमेशा लटकाए रखा, और अब उसने वास्तव में दूसरे लड़के के गुलाब स्वीकार कर लिए थे। अगर उनमें से कोई भी होता तो उन्हें शायद मरने जैसा महसूस होता, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कॉलेज में जिस पल तुम्हारा इज़्ज़हार ठुकरा दिया गया था, तुमने उसके बारे में कोई भी कल्पना करना बंद कर दिया था। जैसे ही तुमने आह भरी और उठकर जाने ही वाले थे, प्राइवेट रूम के बाहर से अचानक एक परिचित हंसी आई। यहां कितनी चहल पहल है, क्या